एवरीवन, क्लास 9th, विषय हिंदी, पाठ संख्या 2। डियर स्टूडेंट, सेकंड लेसन आपका कंप्लीट हो गया लिहाजा की ओर। आज मैं इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुँचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। क्यों? देखिए, क्योंकि पहली बार जब लेखक वहाँ गया तो वो भिखमंगे के वेश में गया था। उसने छद्म वेश धारण किया होता, अर्थात अपनी वास्तविक छवि को छुपाकर, क्योंकि लेखक की ये यात्रा 1929-30 के समय की है। उस समय भारतीयों को तिब्बत में जाने की अनुमति नहीं थी। उस समय लेखक अपने मित्र सुमति के साथ गया था और सुमति एक बौद्ध भिक्षुक था। सुमति को मानने वाले वहाँ बहुत अधिक अनुयायी थे और जान पहचान होने के कारण वहाँ उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। लेकिन दूसरी बार जाते समय सुमति के परिचित के कारण भिखमंगे वेश में होने के बावजूद भी ठहरने के लिए उचित स्थान, और बाद में भद्र वेश में होने के कारण उचित स्थान इसलिए नहीं मिला क्योंकि लेखक कह रहे कि हम शाम के समय वहाँ पहुँचे और शाम के समय वहाँ अक्सर लोग छठ पीकर मस्त रहते थे, अर्थात उन्हें यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रहता था। इसलिए जाते समय सुमति के परिचितों के कारण भिखमंगे वेश में होने के बावजूद ठहरने को अच्छा स्थान मिला और लौटते समय भद्र वेश में होने पर भी ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन है बेटा, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? जैसा कि आपको बताया कि तिब्बत में उस समय हथियार के लिए कोई भी कानून नहीं था। अब हमारे यहाँ देखिए, कोई भी व्यक्ति बिगर लाइसेंस के अपने पास कोई भी हथियार नहीं रख सकता। पिस्टल वगैरह आप अपने पास बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे यहाँ हथियार के लिए कानून है। अब क्वेश्चन क्या है आपका, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? सन 1929-30 के तिब्बत में हथियार रखने के विषय में कोई भी कानून नहीं था, इसलिए लोग वहाँ के खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। दूसरे वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे, अर्थात सुनसान स्थान, जहाँ पुलिस का प्रबंध था, न खुफिया विभाग का। ठीक है, ना कोई पुलिस का प्रबंध, ना कोई खुफिया विभाग। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूट मार का भय बना रहता था। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय वहाँ पे हथियार के लिए कोई कानून नहीं था। लोग अपने हाथ में बंदूक और पिस्तौल लेकर लाठी की तरह घूमा करते थे, और वहाँ न कोई पुलिस विभाग था और न ही कोई खुफिया विभाग, और लोगों को हमेशा डाकुओं से की लूट मार और हत्या का भय बना रहता था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? बेटा ये अच्छे से पढ़ाते समय बताया, और सभी बच्चों को आता है कि लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से क्यों पिछड़ गया था। एक तो उसका घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था, और दूसरा लेखक रास्ता भूलकर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था और उसे वहाँ से वापस फिर आना पड़ा, इसलिए लेखक अपने साथियों से क्या था, पिछड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने शंकर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका। लेखक ने शंकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि पहली बार लेखक ने शंकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने के लिए
रोका, लेकिन दूसरी बार लेखक ने सुमति को नहीं रोका। इसके क्या कारण है? क्यों? पहली बार तो लेखक ने जब सुमति ने कहा कि मैं मेरे यजमानों के पास जाना चाहता हूँ, तो लेखक ने उसे मना किया, और दूसरी बार लेखक ने जाने के लिए परमिशन क्यों दी? देखिए बेटा, लेखक ने सुमति को पहली बार उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका जिसके लिए वह वहां जाकर ज़्यादा समय न लगाएं। इससे लेखक को एक सप्ताह तक ठहर कर इंतजार करना पड़ेगा, और लेखक के लिए वो अपरिचित जगह और लेखक का मन भी नहीं लगेगा। और दूसरी बार लेखक को वहाँ के मंदिर में रखी अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें मिल गई थी। ठीक है, मंदिर, जिस मंदिर में, शेखर विहार में जिस मंदिर में उन्हें ठहराया गया, वहाँ लेखक को हस्तलिखित पुस्तकें मिल गई थी। वह अकेले में उनको पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दी कि अब मैं बैठकर इन ग्रंथों को पढ़ लूँगा और मेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए लेखक ने दूसरी बार सुमति को वहाँ जाने के लिए कहा, लेकिन सुमति सुबह गया। लेखक को लगा ये 2-3 दिन में लौट कर आएंगे, लेकिन वो सुबह गया और शाम तक लौट के वापस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ठीक है, इस यात्रा के दौरान, लहासा की ओर, इस यात्रा के दौरान लेखक कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। मैं बार बार क्यों हर चीज़ को रिपीट करती हूँ? जिससे बेटा आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न परेशानियों का, विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली बार टाड़ा थोड़ला पार करते समय लेखक को विकट परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मार्ग पर डकैतों के भय से भिखमंगे का वेश धारण करना पड़ा। भिखमंगे के वेश में गए। यहीं से लड़कोर जाने वाले मार्ग पर वह गलती से भटक गया, उसका घोड़ा पिछड़ गया, दूसरे मार्ग पर चला गया। दूसरी बार तिरड़ी के विशाल मैदान में उसे बहुत तेज धूप के कारण भी परेशानी उठानी पड़ी। पहली बार डाकुओं के भय के कारण भिखमंगे का वेश बनाना पड़ा। घोड़ा पिछड़ गया था, घोड़ा धीरे चल रहा था, 1-1.5 मील दूसरे रास्ते चले गए थे। फिर दूसरा, विशाल मैदान में उसे वहाँ पर तेज धूप के कारण बहुत अधिक परेशानी उठानी पड़ी। यहाँ तक हो गया क्लियर? किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन बेटा, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। तिब्बत का प्रदेश विभिन्न जागीरों में बटा हुआ था। अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन थी। क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत यात्रा वृतांत, ये पाठ जो है वो लेखक राहुल सांस्कृत्यायन का एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत अर्थात लेखक जिस जगह की यात्रा की उसका वर्णन करना। तिब्बत का प्रदेश विभिन्न जागीरों में बटा था। अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन थी। जागीरों के मालिक खेती की व्यवस्था अपने आप करवाते थे। खेती करने के लिए उन्हें बेगार मजूर मिल जाते थे। सारी व्यवस्था की देखभाल एक भिक्षुक करता था। वह भिक्षुक जागीर के लोगों में राजा की तरह सम्मान पाता था। तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। पर्दा प्रथा, कोई अनजान व्यक्ति भी किसी के घर के अंदर तक जा सकता था। वह अपनी झोली में से चाय की पत्ती देकर घर की औरतों से चाय बनवा सकता था। सास बहू कोई भी इसका बुरा नहीं मानती थी। हाँ, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को घर में चोरी के डर के कारण नहीं घुसने दिया जाता था। तिब्बत के लोग जान पहचान होने पर यात्रियों के ठहरने की भी उचित व्यवस्था करते थे। शाम के 6 बजे के बाद वे छठ पीकर मस्त हो जाते थे।
क्लियर हो गया। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि तिब्बती समाज कैसा था। देखिए, तिब्बत का प्रदेश विभिन्न जागीरों में बटा हुआ था। अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन थी। जागीरों के मालिक खेती की व्यवस्था अपने आप करवाते थे। खेती करने के लिए उन्हें बेगार मजदूर मिल जाते थे। सारी व्यवस्था की देखभाल एक भिक्षुक करता था। वह भिक्षुक जागीर के लोगों में राजा की तरह सम्मान पाता था। तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। कोई भी अनजान व्यक्ति भी किसी के घर के अंदर तक आ सकता था। वह अपनी झोली में से चाय की पत्ती देकर घर की औरतों से चाय बनवा सकता था। सास बहू कोई भी इसका बुरा नहीं मानती थी। हाँ, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घर में डर के कारण नहीं आने दिया जाता था और तिब्बत के लोग जान पहचान के यात्रियों के ठहरने की उचित व्यवस्था करते थे और शाम के 6 बजे वहाँ अक्सर लोग छड़ पीकर मस्त रहते थे। छड़ होता है बेटा एक नशीला पदार्थ, ठीक है। मेरे अनुसार तो सारे आंसर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, पुस्तक में लेखक का परिचय व चित्र छपा था, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। ठीक है, अभी रचना व अभिव्यक्ति का क्वेश्चन देखिए। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं। देखिए, सुमति के परिचित और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा था। तिब्बत के तिडरी प्रदेश में अधिकतर गांवों में उसके जान पहचान वाले थे। वह उनके यहाँ धर्म गुरु के रूप में पूजनीय थे। वह सबको बोध गया का गंडा देते थे। लोग गंडे को पाकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते थे। सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहा होगा। कभी कभी उसे क्रोध भी आता था, लेकिन शीघ्र ही शांत हो जाता था। इसी कारण उसका इतना परिचय और सम्मान था। नेक्स्ट देखिए, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उस वक्त के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते थे। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित, विचार करिए। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि यह सच है कि लोग आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय करते थे। हम अच्छी वेशभूषा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उससे दूर भागते हैं। लेखक भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहा था। उसे यह आशा नहीं थी कि शेखर विहार का मुखिया भिक्षुक उसे सम्मान और स्नेह के साथ अपनाएगा। हमारे विचार से पहनावा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षुक साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के व्यक्ति होते हैं तथा सम्माननीय होते हैं। फिर भी यह बात सच है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर किसी का भी असर वेशभूषा के कारण नहीं पड़ता, उसी के कारण हम भले बुरे ही पहचाने जा सकते हैं। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गए। मैंने आपको ये एक्स्ट्रा भी 2 क्वेश्चंस करा दिए। अब इसकी PDF सेंड कर दूँगी और आप होमवर्क में कंप्लीट वर्क कर लेना। ओके।